नरोत्तम मिश्रा की बगावत अब इस उपचुनाव में हारे तो उनका फायदा, जीते तो उनका फायदा, लेकिन भाजपा को नुकसान ही नुकसान है। बिहार का जो राजनीतिक जागरण है मतदाता का, वो बहुत तेज है। वो अपने अधिकार के प्रति बहुत जागरूक रहता है, लेकिन बाकी पूरी ये बता रहा है कि ना तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के फैसलों से मुतमईन है, ना जो हमारे नितिन नवीन साहब हैं उन्होंने जो प्रत्याशी जिस ढंग से दिया फिर बदला उससे संतुष्ट है। कि जो अपनी विधानसभा क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत न बढ़ा पाए, पार्टी के प्रत्याशी के लिए जो पुराने वोट थे उतने भी न ला पाए, तो उसको राष्ट्रीय कमान सौंपने का क्या मतलब है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का जो सत्तारूढ़ दल है उसके अपने घर में मतदान का ये प्रतिशत है कि 40 से नीचे है, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले तूफान का संकेत है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, देश में हालात बदले हुए हैं। राजनीति एक अलग दिशा और दशा की ओर है। खासकर जो चल रहा है, जन जी का आपने देखा गुस्सा, और तो इसका विपक्ष जिस तरह से आक्रामक है, तो मोदी और शाह की बोलती बंद है। दोनों नहीं निकल पा रहे हैं। गुंतारा यही है कि जिस दलदल में वे फंसे हैं उससे कैसे निकला जाए। ये सब ठीक है, लेकिन अभी एक और लिटमस टेस्ट पर भारतीय जनता पार्टी है, और वो 3 उपचुनाव। देश में 3 उपचुनाव हुए हैं, और 3 उपचुनावों में जो वोटिंग जिस तरीके से ट्रेंड रहा है, वो कहानी चौंका रही है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका अपना जो विधानसभा क्षेत्र पारंपरिक, उनके पिता पहले लगातार जीतते रहे, वही लगातार जीतते रहे, बांकीपुर, बिहार, पटना, वहां बहुत कम वोटिंग हुआ है। कैद हो गए हैं जो भाग गए हैं वहां उम्मीदवारों के। और ऐसे ही जो दूसरी सीट मांजलपुर, गुजरात की, जहां सीधे मोदी और शाह की साख दांव पर, तो वहां से भी जो निकल कर आया, वहां भी अब तक का जो सबसे कम मतदान इस सीट पर। उपचुनाव है, उपचुनाव में होता है, लेकिन इतना कम। और इधर दतिया, जो पूरे देश की कहीं सुर्खियां मीडिया की बना, और नजर निगाह जो राजनीति में रुचि रखने वाले न केवल देश बल्कि दुनिया में जो बसे हुए हैं भारतीय, उनकी भी यहां है। तो वहां भी बीते 23 सालों में सबसे कम मतदान प्रतिशत। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, या क्या कुछ होने वाला है? क्या ज्ञानेश कुमार जो दांव हैं नहीं चल पाए हैं? बहुत सारे प्रश्न हैं, सवाल ही सवाल हैं। तो इन्हीं की तलाश करने के लिए चलेंगे एक बेहद खास मेहमान। सबसे पहले मेहमान को जोड़ना चाहूंगा। जुड़ गए हमसे राकेश सहजल जी। राकेश सर, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार राकेश सर, नमस्कार। ये जो सबसे पहले बात दतिया की हो जाए। दतिया वो जो है ना, एक मैं कई बार कहावत करता हूँ कि वो क्या, झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, और ललितपुर तब तक ना छोड़िए मिलता रहे उधार। तो अभी जो दतिया कहीं गले का हार बना हुआ था, यहां से तो जो खबरें निकली हैं, सिर्फ 71.44% मतदान। एक चीज अगर तुलना करें तो पिछला जो आंकड़ा था 80% के लगभग था, यानी कि 8.5-9% के आसपास की गिरावट। एक चीज, और दूसरा वहां सबसे खतरनाक जो दिखा पूरे चुनाव में, उपचुनाव में, नरोत्तम मिश्रा वहां दूल्हा बने रहे। वो बिन दूल्हा कोई और था, लेकिन जो एक कहते हैं ना कि डमी दूल्हा बने रहे। लेकिन वहां उनके लोगों को गिरफ्तार करना, ये शायद पहली बार मुझे लगता हुआ होगा मध्य प्रदेश के इतिहास में और देश में भी, कि खुद बीजेपी ने अपने ही पार्षदों को गिरफ्तार किया, सब किए। तो पहले दतिया पे आपकी एक टिप्पणी, फिर मैं आगे बात करूंगा। धन्यवाद संजीव जी। देखिए, जहाँ तक दतिया का सवाल है, वो मध्य प्रदेश में अब तक के जितने उपचुनाव हुए हैं उनमें मेरे याददाश्त में पिछले 40-45 साल के इतिहास में पहला दिलचस्प चुनाव इसलिए है कि एक पूर्व गृह मंत्री वहां टिकट की उम्मीदवारी के लिए अपने आप को तैयार करता है और एन मौके पर उसको हटा के दूसरे आदमी को ला खड़ा किया जाता है और फिर बगावत होती। सारा नाटक आपने देखा। अब भारतीय जनता पार्टी ने उसको मैनेज करने की कोशिश भी की, लेकिन इस बार दतिया में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। आपने भी जो परसेंटेज की बात कही, वो तो असली आंकड़े तो ये है कि 11% से ज्यादा का अंतर है पिछले जो 2023 के चुनाव के मुकाबले। कायदे से तो ये था कि ये जो मतदान का प्रतिशत, क्योंकि नया प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन उल्टा हुआ। उल्टा इसलिए हुआ कि जो एक बार कलई खुली है भारतीय जनता पार्टी की, बंद मुट्ठी जो खुली, नरोत्तम मिश्रा की बगावत अब इस उपचुनाव में हारे तो उनका फायदा, जीते तो उनका फायदा, लेकिन भाजपा को नुकसान ही नुकसान है। और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों तक को अगर प्रशासन गिरफ्तार करता है तो इसका सीधा सा मतलब ये है
क्यों उन्हें नरोत्तम, नजर बंद करके रखा, हम उसको गिरफ्तार शब्द वही हो सकता है मेरे वही 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 नजरबंदी है। औपचारिक गिरफ्तारियां तो नहीं हुई, लेकिन ये भी हुआ तो उससे जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी को नरोत्तम मिश्रा के समर्पण पर भरोसा नहीं है। उन्होंने जो कहा था कि मैं घर घर जाऊंगा, वोट डलवाऊंगा, मंच पर गए भी, रोए भी, लेकिन एक बार जो मुट्ठी खुल गई वो खुल गई, रंग उतर गया है। और भारत जो दतिया की जनता है बड़ी धार्मिक किस्म की जनता है, वेटिकन सिटी है मध्य प्रदेश की दतिया। तो क्या वहां बात के लोग किसी भी घमंड को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में जो फैसला होने वाला है 3 तारीख को, वो घमंड और सादगी के बीच में होगा। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला है। एक जो अपना आजाद समाज पार्टी है, उन्होंने भी अपना एक प्रत्याशी उतारा है। कहा तो जा रहा है कि ये भी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है कि कांग्रेस के दामोदर वोट यादव, दामोदर जी यादव। जी जी जी, उनके वोट कट जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका रहा है नेताओं का, और जो प्रत्याशी इस समय मौजूद हैं, वो भी नरोत्तम मिश्रा से 21 ही बैठेंगे घमंड में, 19 नहीं है। वो संगठन के आदमी और ज्यादा अकड़ के चलते हैं। तो लोग, यहाँ के लोग अकड़ बर्दाश्त करते नहीं। और मुझे लगता है कि जो चुनाव परिणाम 2023 में रहे थे, वो ही अब 2026 के उपचुनाव में शायद आए। अब बदल जाए तो अलग बात है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल हर उपचुनाव जीतता है, ऐसी परंपरा है। लेकिन विजयपुर नहीं जीते थे पिछले दिनों। तो दतिया जीत जाए ये भरोसा मुझे तो नहीं है। और दतिया की जो नब्ज है वो यही बता रही है कि उसे घमंडी आदमी नहीं चाहिए। और जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, हालांकि राज परिवार से आते हैं, उनके पिता भी सांसद कांग्रेस के रहे हैं, वो भी विधायक 2-3 बार रहे हैं। तो उनकी सादगी लोगों को पसंद है। लोगों को ये कम से कम ये आदमी सताएगा तो नहीं। अगर जीत गया तो ये पुलिस में हमको बंद तो नहीं कराएगा, हमारा कारोबार पे तो हिस्सेदारी की बात नहीं करेगा। तो देखिए क्या मजा आने वाला है 3 तारीख तक। नहीं और जी, लेकिन ये भी कहा जाता है राकेश सर की ये नरोत्तम मिश्रा की ही कहीं प्रतिकृति है, ऐसा भी कहा गया कि उनकी जो छंती है दोस्ती, ये भी कहीं कुछ हुआ, ऐसे भी कहीं आप उसको करेक्ट करिएगा, हो सकता है मेरे पास। और एक चीज और, एक और आप छोटी सी टिप्पणी कर दीजिएगा। यहाँ संजना सिंह किन्नर भी उतरी हुई है, मैं इसलिए ये उल्लेख कर रहा हूँ किन्नर वाला। शबनम मौसी कौन भूलता है, वो शहडोल जो वहां से एक चुनाव में वो आई थी, और कमला जान सागर में महापौर तो जब आदमी का आक्रोश होता है, मतदाता का आक्रोश होता है, तो कुछ भी होता है। तो इस पे भी एक छोटा सा आप नोट करिएगा, और बाकी जो मैंने कहा शायद आप करेक्ट कर दीजिएगा। नहीं, ये निश्चित तौर पर जो किन्नर समाज है हमारा, उसने भी एक प्रत्याशी यहाँ दतिया में उतारा हुआ है। लेकिन महामंडलेश्वर है शायद, चूंकि महामंडलेश्वर है वो शायद। जी हाँ, लेकिन वो एक एक मनोरंजन के तौर पर है। उन्होंने चुनाव की कोई तैयारी भी नहीं की थी, उनके पास कोई वोट बैंक भी नहीं है। और लोग इतने गुस्से में हैं कि वो सजा देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को सजा नहीं देना चाहते। कांग्रेस का जो विधायक था उसको सजा कोर्ट ने दे दी है, और वो कैसा फैब्रिकेटेड मामला, उस पर टिप्पणी करने का कोई मतलब अब रहा नहीं। लेकिन सीधी सी बात है कि किन्नर समाज के जो हमारे प्रत्याशी हैं, वो केवल लोक रंजन के लिए मैदान में है। असली मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। और जो हमारे आजाद समाज पार्टी है, वो तीसरा कोण बनाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी को, जिससे कि जीतने में मदद मिले। लेकिन मुझे लगता है कि उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। लोग आधी रोटी पर दाल नहीं लेना चाहेंगे, उनको पूरा परिणाम चाहिए। और देखिए ततिया क्या कहता है 3 तारीख को। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक और इंपॉर्टेंट सीट बांकीपुर, नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके राज्यसभा जाने से रिक्त सीट, वहां भी ट्रायंगुलर फाइट की सूचना है। हालांकि वहां ये माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर कितना कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं। वहां है कि वो जो नीरज कुमार सिन्हा, रेखा कुमारी आरजेडी की हैं, नीरज कुमार सिन्हा बीजेपी के हैं, और वो जो अभिषेक कुमार सिन्हा की टिकट कटी थी बंटी, लेकिन वहां से जो निकला है महज महज 34.16%, 34.16%। कितना बड़ा तमाचा इसको मान सकते हैं। ठीक है, कौन जीते कौन हारे, क्या हुआ क्या होता, वैसे हम परसेंटेज कम ही रहा करता था, लेकिन नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, उनकी जो बीजेपी विश्वव्यापी पार्टी, दुनिया भर में उनके देव दुर्लभ कार्यकर्ता, तो यहाँ अगर बांकीपुर में नहीं निकल पा रहा है ये वोटर घर से, क्योंकि वहां 65.84% वोटर होने, लगभग 66% दूरी बनाई है। ये किस चीज का द्योतक, और इसमें ये भी आप करिएगा, ज्ञानेश कुमार पहले मतदान फिर जलपान और सब गुंतारे उधेड़ बुन, तो इसमें क्या क्या समाहित है, पीछे क्या देख सकते हैं।
देखिए संजीव जी, बिहार का आपने देखा कि इस हिंदुस्तान में जो वोटों की चोरी का और कतर ब्योंत का अभियान शुरू हुआ था, एसआईआर, वो बिहार से ही शुरू हुआ था। और बिहार विधानसभा में जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय हैं, उनकी हरकतों को सुप्रीम कोर्ट तक लोगों ने चैलेंज किया, लेकिन कामयाब नहीं हुए। वहां पर बीजेपी भी किस ढंग से एकदम अप्रत्याशित रूप से आई, ये लोगों को पचा नहीं, जैसे मध्य प्रदेश में नहीं पचा था, ठीक वही हाल हुआ। और अब बांकीपुर का तो जो नतीजे, जो जो मतदान प्रतिशत है, वो ऐसे लग रहा है जैसे कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा हो, बिहार में चुनाव नहीं हो रहा हो। बिहार का जो राजनीतिक जागरण है मतदाता का, वो बहुत तेज है, वो अपने अधिकार के प्रति बहुत जागरूक रहता है। लेकिन बांकीपुर ये बता रहा है कि ना तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के फैसलों से मुतमईन है, ना जो हमारे नितिन नवीन साहब हैं, उन्होंने जो प्रत्याशी जिस ढंग से दिया फिर बदला, उससे संतुष्ट है। तो ये जो 34% मतदान है, निश्चित तौर पर जो जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर हैं, उनको फायदा दे सकता है। क्योंकि मुख्य टक्कर तो इस समय दरअसल बीजेपी के ही साथ है। कांग्रेस भी लड़ रही है और जन स्वराज भी लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस के पास उतना वोटर वहां नहीं है बिहार में, सब आरजेडी जानते हैं, आरजेडी आरजेडी की आरजेडी आरजेडी की उम्मीदवार है वो रेखा कुमारी। नहीं, आरजेडी के पास है तो आरजेडी लड़ रही है, लेकिन चूंकि इस समय सबक सिखाना है नितिन नवीन को, तो वो जन स्वराज पार्टी की पक्ष में ज्यादा अच्छी खबरें अभी तक आ रही हैं। हमारे जो मित्र वहां पुराने साथी पत्रकार हैं, वो बता रहे हैं कि साहब बड़ा अप्रत्याशित होगा। और अगर बांकीपुर बीजेपी के हाथ से जाता है, तो आप देखेंगे कि ये नितिन नवीन भाई साहब जो आए हैं पार्टी के एक डमी राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये भी 3 महीने से ज्यादा दिल्ली में बैठ नहीं पाएंगे, इन्हें भी बैरंग वापस किया जा सकता है। कि जो अपनी विधानसभा क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत न बढ़ा पाए, पार्टी के प्रत्याशी के लिए जो पुराने वोट थे उतने भी न ला पाए, तो उसको राष्ट्रीय कमान सौंपने का क्या मतलब है। तो ये जो उपचुनाव में नतीजा है, ये भारतीय जनता पार्टी की भावी राजनीति को प्रभावित करने वाला है। दतिया का चुनाव मोहन यादव की सरकार के लिए चिंता का कारण हो सकता है, लेकिन बांकीपुर तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए फिक्र का एक सबब बन गया है। ये इतना कम मतदान जम्मू कश्मीर में भी नहीं होता इतना तो। जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसके साथ साथ जो मैं आप जब हम पहले कम प्रतिशत पे ही बात करें, हमने यहाँ कहा कि यहाँ तो फिर भी चलिए इज्जत बची, दतिया में तो फिर भी 71.4 लगभग 71.5% वोट हो गया। लेकिन वहां बांकीपुर 34.16 और मांजलपुर जो गुजरात की सीट है, जहां मोदी और शाह जहां से आते हैं, और मैं कह रहा हूं कि देव दुर्लभ कार्यकर्ता, और वो तो कब से बीजेपी में है, कितने वर्ष मोदी जी वहां पच्चीस इतने साल लंबे वक्त, हाँ, लगातार मुख्यमंत्री रहना, फिर इसके बाद यहाँ अभी प्रधानमंत्री हैं, और उनके यहाँ जो मांजलपुर है 37.5% वोट, सिर्फ 37.5। और अगर 2012 में देखें तो 71.3 था, 17 में 69.6%, मतलब 60% था, और इधर 2022 में 64.80 था। तो 64-80 आधे के आसपास ठहर रहा है मसला मामला, लगभग लगभग। तो यहां भी क्या है, ये किस तरीके से, ये जो सारा देश में चल रहा है कि कहीं दान डकैती, चंदा चोरी, और बाकी वहां अफरा तफरी, गुजरात का सो कॉल्ड मॉडल, और अभी तो कल राहुल गांधी ने परसों कहा था, कल ही कहा बल्कि शायद, कि क्या वो सो कॉल्ड गृह मंत्री तो चुभा हुआ है, क्या क्या इसमें, कैसे इसको इसको भी आप डिकोड कीजिएगा मंजिल पर। देखिए, माजलपुर में जो स्थिति है वो बीजापुर से भिन्न नहीं है। क्या मतदाता का जो मोह भंग हो रहा है भारतीय जनता पार्टी से, और हाल में जो 28 जून से और 25 जुलाई तक जो दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन चला है, उसके जो घाव हैं, उनका दर्द माजिलपुर में भी देखने को मिल रहा है और बांकीपुर में भी देखने को मिल रहा है। तो गृह मंत्री अमित शाह के गृह प्रदेश में अगर मतदान का ये प्रतिशत है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का जो सत्तारूढ़ दल है उसके अपने घर में मतदान का ये प्रतिशत है कि 40 से नीचे है, तो आप समझ सकते हैं कि ये आने वाले तूफान का संकेत है। 2029 तक अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थितियां न संभाली, तो निश्चित तौर पर पूरे देश में यही आंकड़ा दिखाई देगा आपको। लोग चुनाव से विमोह का मोह भंग हो गया। सबको पता है कि वोट चोरी हो जाएगा, मशीन उनकी है, केंद्रीय चुनाव आयोग उनका है, एसआईआर उनकी, कुछ सुनने वाला नहीं है। तो ये वातावरण जो बनाया है वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, और अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मारी, सीधी सी बात है। भागलपुर और बांकीपुर ये दो नमूने हैं जो बता रहे हैं कि मतदाता कितनी बुरी तरह से इस देश का
SIR से, सुप्रीम कोर्ट के रवैये से और भारत सरकार के रवैये से दुखी है। अन्यथा उपचुनाव में पूरी सरकार जुटती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, लेकिन हालत आप देख रहे हैं, सरकार जुटी हुई है, वोटर बाहर नहीं आ रहा है। यानी लोग अब आपसे पैसा भी नहीं लेना चाहते, आपके वादे पर भी उनको यकीन नहीं है, और वो सबक सिखाने की मूड में है। अब कितना वो सबक सिखा पाएंगे और कितना भारतीय जनता पार्टी सबक सीखेगी, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र आप देख रहे हैं कि अब इस देश में आप व्यंग्य चित्र नहीं बना सकते। आप गाली जो लोक भाषा में दी जाती है, जो जैन जी ने अभी दी जंतर मंतर पर, वो नहीं दे सकते। उसके लिए आपका मुकदमा कायम हो जाएगा, लोग आपके सोशल अकाउंट पे प्रधानमंत्री संसद में नहीं आ रहे हैं, गृह मंत्री नहीं आ रहे हैं, और रील पे रील फिर रील आई है प्रधानमंत्री की। रील आपने देखी होगी, एक नई रील आ गई है उनकी। बिल्कुल, मैं अपना तो गुजरात शुरू देख से नहीं पा कह रहे रहा हो कि हूँ, क्या हो रहा है गुजरात में, क्या हो रहा है बिहार में, क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी संसद को बाईपास करने का अभियान शुरू कर चुके हैं इंस्टाग्राम में आकर के। भाई, उनके घर से संसद कितनी दूर है? वो विदेश यात्राओं पर नहीं है, वो इसी देश में बैठे हैं। संसद जाने से वो क्यों घबराते हैं और इंस्टाग्राम पर आ जाते हैं? सीधा सा है कि वो संसद को और संवैधानिक जितनी संस्थाएं हैं, संसद बची थी लेकिन अब संसद का भी नंबर, सबको चौपट कर देना चाहते हैं। कायदे से तो ये संसद के विशेषाधिकार हनन का मामला है कि आप संसद का मानसून सत्र चल रहा है और घोषणा इंस्टाग्राम पर कर रहे हैं। ये तो एक मतलब एक रिवायत ही नहीं है संसद वो के राहुल गांधी चलते के है। खिलाफ, वो राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने दिया है, सूचना दी है विशेषाधिकार हनन की, कि आपने जो है अनर्गल क्या वो असंसदीय भाषा, आपने जो है असंसदीय भाषा के अलावा आपने क्या वो एक शब्द उनका और था असंसदीय भाषा, और दूसरा उनका कहना है कि अपशब्द। भाई ये अपशब्द है कि वो जो क्या इडियट अपशब्द है, और क्या वो अंधभक्त, ये असंसदीय क्या है ये। देखिए उन्होंने देखिए दिया। संदीप जी, आप देख रहे हैं कि भारत की संसद में अभी तक सारी चीजें लिखित पढ़त के अलावा परंपराओं से चलती रही हैं। संसदीय शब्द क्या है क्या नहीं है, ये इसकी फहरिस्त हर नई सरकार आके अपने ढंग से तय करती है। तो इस सरकार में आप किसी जाति विशेष को कटुआ कह दें तो असंसदीय नहीं है। आप किसी पूर्व प्रधानमंत्री को जिसने इस देश की बुनियादी नींव रखी हो प्रगति की, उसको अय्याश कह दें तो असंसदीय नहीं है। लेकिन आप किसी को अंधभक्त कह दें, इडियट कह दें, तो असंसदीय है। तो ये सब देख रहा है नहीं, हिंदुस्तान, और मुझे इसमें लगता है दिलचस्प इसमें दिलचस्प और और भी है कि वो गोली 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 मारो ठाकुर, अनुराग ठाकुर ने सूचना दी, गोली मारो। नहीं, वो उसको देखेगा नहीं। अपना हाथ जगन्नाथ है। यहाँ कानून हमारा है, कानून का परिभाषाएं हम तय करते हैं। तो इसलिए अब लोकतंत्र वाकई में खतरे में है। और बांकीपुर और मांजलपुर दोनों, ये जो पुर शब्द, पुर संस्कृत का शब्द है, एक गांव के विधानसभा क्षेत्र हैं, और शहरी क्षेत्र का मतदाता निकल नहीं रहा है, और गांव के मतदाता ने कितना वोट डाला है आपने देख लिया है। तो ये जैसे कहते हैं ना, एक खिचड़ी पकती तो एक चावल निकाल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना पका है। तो ये जो दो विधानसभा उपचुनाव हुए हैं 30 तारीख को, इनके मतदान के प्रतिशत ने ये संकेत दे दिया है कि लोग सरकार, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से देश की जनता का, आम जनता का, और खास करके उस जनता का जो भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2-2.5 दशक से ढो रही है, गुजरात, उनका मोहभंग हो गया है। और ये खतरे की घंटी है, और खतरे की घंटी अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं सुनेगी तो वही होगा जो राम रचि रखा। जी। नहीं, ठीक, बिल्कुल। मैं आखिरी एक सवाल और करूंगा, इसमें जो है जरूर होना चाहिए आपकी टिप्पणी। ज्ञानेश कुमार, क्या वो इनके तो ब्लू आई बॉय हैं वो, कि चाहे वो चाणक्य बीजेपी जिन्हें कहती है कि किस तरीके से उधेड़ बुन साम दाम दंड भेद, तो कहीं ना कहीं वो भी। और इसके अलावा देखिए, जो अभी जेनजी का जो हमारा या यूथ का या जो विपक्ष का आक्रामकता है, वो कहीं अभी तो उन्होंने सिर्फ वो दिखाया अपना जंतर मंतर पर आकर और मांग लिया और ले लिया इस्तीफा, दम लिया। अब बाकी इन सब की भी बारी है, इसलिए भी कहीं कुछ उसमें किस तरीके से इसको देख सकते हैं कि वो बेईमानियां जो हम देखते आ रहे थे, कैसे आपने 240 पर पहुंचे थे, कैसे आपने बिहार, आपने कहा बिहार जीते, कैसे बंगाल जीते, और उसके बाद आप दलों को कैसे आप सीधे सीधे कि हमारे यहाँ आइए, जैसे अभी भी आ रहा है कि वो कह दिए गए दीपके से कि ज्वाइन द बीजेपी वरना तो फिर कुचल दिए जाओगे। तो फिर ये इसमें ज्ञानेश कुमार पर एक अंतिम टिप्पणी आपकी, वो कितने दोषी हैं इस सब के लिए?
देखिए, ज्ञानेश कुमार को मैं चाणक्य नहीं मानता। चाणक्य तो वही है जिनके इशारे पर बीजेपी, इनको बीजेपी अमित शाह को कहती, मैंने उनके लिए उल्लेखित किया था, उनके लिए उल्लेखित किया। तो ज्ञानेश कुमार जी जो है एक कठपुतली हैं, इससे ज्यादा नहीं है। इसके पहले के एक आपको दूसरे नाम याद हो जो इनके पहले राजीव कुमार, चुनाव मुख्य राजीव चुनाव कुमार। आयोग थे, उनका पता नहीं है वो किस जमीन में खो गए हैं, हिंदुस्तान में हैं भी या हिंदुस्तान के बाहर है। यही एचडीएफसी 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 के वो बना दिए गए, चेयरमैन बन गए, अब कहाँ से कर रहे हैं, किस जगह से, देश से पता नहीं है, दिख हिंदुस्तान ही में नहीं कहाँ रहे, पर। कहीं उनका फोटो नहीं, मैं गूगल पर सर्च कर रहा हूँ नहीं मिल रहा है। तो यही हाल ज्ञानेश कुमार का होने वाला है। आप देखेंगे संसद के मानसून सत्र के बाद ये सरकार अब कोई विकास विकास का इसको काम नहीं करना है, इसे 2029 के चुनाव की तैयारी करना है। और उस लिहाज से ज्ञानेश कुमार का जितना इस्तेमाल इन्हें करना था, जितने एसआईआर कराने थे उन्हें करा लिए। अब यहाँ तो ये है कि भाई अब ये दूध में मक्खी की तरह फेंके जाएंगे और कोई दूसरा ज्ञानेश कुमार पैदा हो जाएगा, क्योंकि इस समय तो हाथ पर आम उगाने की एक प्रतिस्पर्धा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में चल रही है। लेकिन रिवायतें टूट रही हैं। राजनाथ सिंह कहते थे हम इस्तीफा नहीं देते हमारी सरकार में, तो इस्तीफे हो गए और अभी तो एक इस्तीफा हुआ है। मुझे लगता है कि अब ये एक ईंट निकल गई है बुर्ज की, तो धीरे धीरे एक एक ईंट हर 2 महीने 3 महीने में निकलेगी और अब आंदोलनों का सिलसिला बंद नहीं होगा, चाहे ये जंतर मंतर को बेल्डिंग करके किला बना दें, चाहे कुछ कर दें। अब हर शहर में जंतर मंतर जन्मेंगे। जैसे बरसात में आप देखते हैं ना, नव अंकुर पैदा होते हैं, ऐसे ये आंदोलन का एक नया युग शुरू हो गया है। और ये भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार के लिए, हमारे पंत प्रधान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए वो संसद में नहीं आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर आपसे बात कर रहे हैं। आपसे हमसे तो वो 12 साल में कभी मिले ही नहीं। कभी कभी तो कभी ठीक संसद में आते थे, वो भी जाना उन्होंने बंद कर दिया। जिस विधेयक को आप इंस्टाग्राम पर सूचित कर रहे हैं देश को, उसको पारित होते समय तो आप संसद में बैठिए, सवालों के जवाब दीजिए, लेकिन मुंह छुपा रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि अब इनके अंदर भय इतना गहरा बैठ गया है कि ये जनता को फेस नहीं कर सकते, नौजवानों को फेस नहीं कर सकते, और हमारे आपके सामने तो आते ही नहीं। जी बिल्कुल नहीं, नहीं, देखिए जंतर मंतर तो पूरे देश में होगा, और अभी वो फिर उनका जो उधेड़बुन है, आपने देखा वंदे मातरम, फिर आपने देख लिया कि वहां जो है वो कांवड़ यात्रा में किस तरह वो सिर्फ हिंदू मुसलमान की ओर अग्रसर है। लेकिन मुझे लगता है कि जो अभी आज का दृश्य है और हर शहर में जंतर मंतर है और मनवा रहे हैं मांगे, वहां वो इस्तीफा लिया, अभी किसानों ने मध्य प्रदेश में लेके ही उठे, भले 60% मिला, 100%, लेकिन अब ये हो गया है। तो शुक्रिया अदा करूंगा आपने जो पूरा ये उपचुनाव को डिकोड किया। धन्यवाद, आभार। धन्यवाद, धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे राकेश अचल जी को, ग्वालियर चंबल क्षेत्र के बड़े जाने माने और देश सुधी जर्नलिस्टों में उनकी गिनती होती है, देश के बारे में टिप्पणी करना, दुनिया के बारे में करना। लेकिन वहां बड़ा स्पेशलाइजेशन, उन्होंने सारा कुछ स्पष्ट किया, और न केवल वहां बल्कि जो कहीं है आईना दिखाने जैसा है, ये माचलपुर हो, मांजलपुर, या फिर बांकीपुर, और फिर दतिया। देखिए, कुछ ही दिन बचे हैं, 3 अगस्त को नतीजे आएंगे तो सारा कुछ सामने आएगा। लेकिन कुल मिलाकर जो कहा राकेश अचल साहब ने कि खतरे की घंटी तो जम कर बज रही है, और ये लोग उस घंटी को अभी इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन इग्नोर करेंगे तो फिर बता दिया उन्होंने कि 1 2 3 ईंट निकली है, निकलती चली जाएंगी। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिए, और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन करना दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार उसमें देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।